चलिए जल्दी से बताइए सवाल का जवाब क्या होगा, क्या होगा सवाल का जवाब, फटाफट से बताइए। ठीक है, देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब यह है कि अंतःस्रावी ग्रंथि वो ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन का स्त्राव करके, हार्मोन का स्त्राव करके, हार्मोन का स्त्राव मतलब हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं और उसको रक्त में छोड़ती, क्या करती हैं, रक्त में छोड़ती हैं। बात को समझ में आया, रक्त में छोड़ती हैं। ठीक है, तो हार्मोन का स्त्राव करती हैं और रक्त में छोड़ती हैं, यानी कि ये हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, हार्मोन को सिक्रीट करती हैं और सिक्रीट के बाद इसको क्या करती हैं, इसको ब्लड में क्या करती हैं, छोड़ देती हैं। ठीक है, ब्लड में क्या करती है, छोड़ देती हैं। तो ऐसी जो ग्रंथियां होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो जवाब दीजिए क्या हो जाएगा, बी आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है जी, ऐसा नहीं है, यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड जो नहीं है वो बताना है, तो यहाँ पर लीवर होगा, आपका लीवर हो जाएगा। सवाल का सही जवाब लीवर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगर हम लीवर की बात करते हैं, यकृत की बात करते हैं, तो इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है ना, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कि जब हम स्टडी करते हैं लीवर के बारे में, तो लीवर के स्टडी को क्या बोला जाता है, स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है, जल्दी बताइए, स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाएगा यहाँ पर, यकृत के अध्ययन को क्या बोला जाता है। जब हम लीवर के बारे में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो लीवर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ये सवाल आपसे पूछ रहा है, जल्दी से जवाब बताइए क्या हो जाएगा, फटाफट से सवाल का जवाब दीजिए क्या हो जाएगा, जल्दी से जी बताइए। सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, इधर पढ़ाई कर लो, इधर पढ़ाई कर लो बाबू, है ना, और जवाब बिल्कुल सही तरीके से देते रहो, जबरदस्त तरीके से, और थोड़ा सेशन को आगे भी करते रहिएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो अगर हम यकृत की बात करते हैं तो यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, यकृत का अध्ययन जो कहलाता है वो हिपेटोलॉजी कहलाता है। बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं, हिपेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, हिपेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इसी लीवर की अगर बात की जाए तो इसमें कौन सी कोशिकाएं होती हैं, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं यानी इनमें जो सेल्स होते हैं वो सेल्स कौन से होते हैं, जल्दी बताइए, इनमें जो सेल्स होते हैं, इनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं। इसी लीवर के अंदर जो है, जो हमारा लीवर है, वो लीवर किन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, किस सेल से मिलकर बना हुआ है, अगर ये पता चल जाए तो अच्छा आ जाए, मजा आ जाए। चलिए सही से जवाब दीजिएगा। द अकाउंटेंसी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, पल्लू जी, प्रिया जी, श्याम जी, सोना जी, लाडली जी, रीति जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जवाब दीजिए बेटा, कमेंट पे ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, एक नोट्स बनाइए, है ना, कमेंट से क्या हो जाएगा बताओ, सिलेक्शन मेरे नाम लेने से तो नहीं ना होगा, मेरे नाम लेने से सिलेक्शन हो जाता तो मैं एक बार में सभी का नाम ले लेता हूं, लेकिन मेरे नाम से सिलेक्शन नहीं होगा, आपके काम से सिलेक्शन होगा। आप आराम से अच्छे से पढ़ाई करोगे तो उससे सिलेक्शन हो सकता है ना, उससे अच्छी जॉब मिल सकती है आपको, एक अच्छे पोस्ट की जॉब मिल सकती है। ठीक है, आज चलिए, तो यहां पर सेल्स पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। तो इस ये जिस कोशिका से मिलकर बना होता है उसे हिपैटिक सेल कहते हैं। कौन सी कोशिका, हिपैटिक कोशिका बोली जाती है, क्या बोली जाती है, हिपैटिक कोशिकाएं बोली जाती हैं, यानी जिसको हम लोग हिपैटिक सेल बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम इसी लीवर की बात करते हैं तो लीवर का जो वजन होता है वो कितना होता है, यानी इसका जो वेट होता है वो लगभग कितना होता है, जल्दी बताइए, इसका जो वेट होता है वो लगभग कितना होता है, जल्दी बताइए। एक लीवर की अगर वजन की बात की जाए कि लीवर का वजन जो होता है वो कितना होता है, जल्दी से बताइए। सभी लोग सवाल का जवाब देते रहिए और सभी लोग कोशिश करिए कि इस क्लास में अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके, अधिक से अधिक जो है हमारे सभी बालक बालिकाएं जुड़ सके, ताकि उनकी तैयारी और भी बेहतर हो जाए, एक जबरदस्त तैयारी हो जाए, उनको ये तरीका पता चल जाए कि पढ़ाई करने का एक सही ढंग ये है कि सही ढंग से पढ़ने का मतलब है कि आप क्वेश्चंस के साथ और भी अन्य सवाल जो आपके इससे जुड़े पूछे जा सकते हैं, उन सवालों का भी जवाब आप लोग दे दें। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया? 1350 ग्राम आप बता रहे हैं, अच्छा जी 1350 ग्राम आप बता रहे हैं, ठीक है बहुत बढ़िया, आप ग्राम में बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो लगभग आपका 1100 से 1300 ग्राम का तो होता ही है,
तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि 1.2 से लेके लगभग 1.3 आपका क्या हो जाता है, किलोग्राम हो जाता है। ये आपका वजन हो जाता है। एक लीवर की बात कर रहे हैं। अगर हम इसी लीवर को अगर ध्यान से देखें तो एक सवाल और निकल के आता है कि लीवर में कौन सी रस पाई जाती है, कौन से रस का स्त्राव करता है, जल्दी बताइए कौन से रस का स्त्राव करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कौन से जूस का सिक्रीशन करता है, ये कौन से जूस का सिक्रीशन करता है। जो लीवर होता है, जो यकृत होता है, लीवर से कौन से जूस का सिक्रीशन होता है, कौन से रस का स्त्राव होता है, जरा बताइएगा। लीवर की अगर बात की जाए तो लीवर से ही, यकृत से ही कौन से रस का स्त्राव होता है, कौन से जूस का सिक्रीशन होता है, उसको क्या बोलेंगे, बाइल जूस। HCl नहीं बोले ना, HCl बिल्कुल मत बोलिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आपके लीवर से नहीं, बल्कि वो आपका स्टमक से, यानी आपके अमाशय से निकलता है। पॉइंट क्लियर है। जो आपका ये बाइल जूस होता है, यानी जिसको हम लोग पित्त रस बोलते हैं, तो पित्त रस का स्त्राव आपके लीवर से होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो स्टमक से होता है, अमाशय से। तो यहां पर बोलेंगे पित्त रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा, पित्त रस, यानी जिसको हम लोग बाइल जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं। इसी अगर पित्त रस की बात करें तो इसका संग्रहण कहां होता है, इसकी संग्रहण की अगर बात की जाए कि जो बाइल जूस आप देख रहे हैं, इस बाइल जूस का संग्रहण कहां पे हो जाएगा। संग्रहण का मतलब यह है कि इसका स्टोरेज कहां पे होता है, चलिए जल्दी बताइए, इसका स्टोरेज कहां पे होता है मेरे लाल। अगर बात किया जाए कि जो आपका पित्त रस है ये रहता कहां पर है, स्टोर कहां पे होता है, निकलता तो यहां से, ये तो क्लियर है, लेकिन रहता कहां पर है ये आपसे पूछा जा रहा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन जवाब, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, बहुत सुंदर मेरे लाल, क्या जवाब दिया आप सबने। इसको मेरे लाल क्या बोलेंगे, गाल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गाल ब्लैडर बोला जाता है। जिसको पित्त, जो पित्ताशय जिसको हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जहां पर पित्त रस होता है, पित्ताशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पित्ताशय बोला जाता है। पित्ताशय की थैली होती है जो आपको गाल ब्लैडर जिसको बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं, सब बढ़िया है, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, अगले चलते हैं। अगले सवाल पे थोड़ा कमेंट कोशिश करिए कि अगर जवाब दे रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से जवाब दीजिएगा, है ना, जवाब सभी लोग अच्छे तरीके से दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए। सभी लोग कमेंट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी का कमेंट यहां देखा जा रहा है और सभी के कमेंट्स को मैं देख रहा हूं। फोटोग्राफी फिल्म में जो फोटो विकसित करने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, यानी कि विच केमिकल्स इज यूज्ड इन डेवलपिंग द फोटो फ्रॉम फोटोग्राफिक फिल्म। जो फोटोग्राफिक फिल्म तैयार किया जाता है, जो बनाया जाता है, उसमें उस फोटो को बनाने के लिए कहीं ना कहीं एक केमिकल का उपयोग जरूर हो रहा है। अब वो केमिकल कौन सा है, इसका जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए। चलिए बताइए जरा सा, सवाल का जवाब यहां पर क्या होगा। चलिए दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। थोड़ा कोशिश करिए, कमेंट करते रहिए। हाँ जी, सी आ रहा है। अच्छा, देखिए यहां पर अगर आप इसको देखेंगे तो इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या मतलब हो गया कि Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3, इसी को बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। और अगर आपसे कोई कहे कि इसका सामान्य नाम क्या है, अगर मान लीजिए इसी का कोई आपसे कॉमन नेम पूछ ले कि बताओ मुझको बाबू इसका कॉमन नेम क्या है, इसका सामान्य नाम क्या है, तो आप इसका जवाब क्या देंगे। अगर इसका सामान्य नाम आपसे कह दिया जाए, अगर ये बोल दिया जाए कि मेरे लाल इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो जरा बताइए इसका कॉमन नेम क्या होता है। तो आप ये कहोगे इसका कॉमन नेम सर जो है इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का मतलब होता है, इसको धोने वाला सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धोने वाला सोडा। बात समझ में आया कि नहीं, बात क्लियर हुआ कि नहीं, धोने वाला सोडा बोला जाता है। अब देखो, देखिएगा ध्यान से, ये जो Na2CO3 आप देख रहे हो, बस कई बार होता है ऐसा है कि पेपर में यहां पर .10H2O लगा दिया जाता है।
कि Na2CO3 में वाटर का अगर पूछा जाए कितना अमाउंट है तो 10 हो जाएगा। कितना अमाउंट है? 10 हो जाता है। ठीक, तो यहां पर Na2CO3.10H2O, इसी को हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, इसको धोने वाला सोडा भी बोला जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जब हम इसको और थोड़ा सा ब्रेक करते तोड़ते हैं तो एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी जिसका मतलब होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। इसी का अगर कॉमन नेम कह दिया जाए कि इसका सामान्य नाम क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा ये बताइए हमको। इसका कॉमन नेम क्या होता है? NaSCO3, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जा रहा है। तो इसका जवाब भी दीजिए मुझे। खाने वाला सोडा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका जवाब होता है खाने वाला सोडा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से भी जानेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से भी इसको जानते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा। अब यहीं पर इस सवाल के जवाब की अगर बात की जाए तो इस सवाल का जवाब होगा सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होगा? सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि आप लोग बिल्कुल सही दे रहे थे। सिल्वर ब्रोमाइड मतलब क्या हो गया? फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, जरा बताइएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा अगर बात किया जाए तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का मतलब है AgBr। क्या होगा? AgBr। बात समझ में आया क्या? बात क्लियर हुआ क्या? कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या नहीं ना? बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? दूरबीन का आविष्कार यदि बोला जाए, द टेलीस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाई। टेलीस्कोप का आविष्कार कौन करता है? बताइए, बताइए बाबू मेरे लाल, सभी लोग बताएंगे। बफरिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल सही आ रहा है, यहां पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बस आप कमेंट में जितना तहलका मचा सकते हैं उस तहलके को आप कमेंट में जरूर मचाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस जवाब देते रहिए, स्पीड में दीजिए, अच्छे से दीजिए। और प्लीज कृपया करके आप सभी लोग नोट्स भी बनाइए, थोड़ा सा नोट्स भी बनाइए, ताकि चीजें बरकरार रहें, अच्छी लगे, आपको भी मजा आए और मुझे भी मजा आए। ठीक है, अब इस क्लास को थोड़ा सा आगे लेकर भी चलिए। चलिए लाइक और सेशन को शेयर भी करिए। ठीक है सर, मैं ए और डी में कंफ्यूज हूं। ठीक है, तो लुई कैलेट हो जाएंगे, लियोन अल्बर्टी हो जाएंगे, या जॉर्ज बेक्सी हो जाएंगे, या जेपी लिमर हो जाएंगे। मैंने सवाल क्या पूछा? मैंने पूछा कि दूरबीन का आविष्कार, देखो एक होता है दूरबीन, ठीक है, जिसको हम लोग टेलीस्कोप कहते हैं, एक होता है जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप बोलते हैं, होता है ना भाई। देखो अगर दिमाग में ये सब सवाल आ रहा है तो हमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है ना, हमारा कोई पैसा खर्च हो रहा है ना हमारा समय कोई जा रहा है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी। क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, अब अगर सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? अगर ये आपसे सवाल में आ जाए तो आप क्या करेंगे? चलिए शुरू हो जाइए। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? अगर ये सवाल में आ गया, टेलीस्कोप का मैंने आपसे पूछा और माइक्रोस्कोप का दिमाग में मेरे आया, अब आप मुझे बताइए कि सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? संध्या कुमारी जी बहुत जल्दी आई हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा, इसका जेपी लिमर ने किया था। जेपी लिमर जी ने इसका आविष्कार किया था, और वो भी कब किया? तो 1825 में। कब? 1825 में। ठीक है, अच्छा। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया ये आप मुझे बताइए। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जे जॉनसन किए थे सर, जो कि नीदरलैंड के थे। वेरी गुड। लुइस पाश्चर भी बोला जा रहा है अभिषेक जी के द्वारा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जे जॉनसन, बिल्कुल जॉनसन आप याद रखेंगे, लेकिन जेड जॉनसन जैसा आप बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। जेड जॉनसन के द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था, जेड जॉनसन के द्वारा। पॉइंट क्लियर है क्या? तो जेड जॉनसन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था माइक्रोस्कोप का। ठीक है,
बाकी अल्टीमीटर, ऑडियोमीटर, एनिमोमीटर, गैल्वेनोमीटर, क्रिस्कोग्राफी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके इसका आविष्कार को पढ़ना जरूरी है और मैंने बताया है, मैंने बहुत पहले भी क्लास में बता चुका हूं। चलिए ऑप्शन नंबर डी, अगला सवाल देखिए। सवाल देखिए एक बार फिर से, एक न्यूमेरिकल आपके सामने आया है। न्यूमेरिकल का सवाल आपके सामने है, डरिएगा मत, बिल्कुल ठहर के रहिएगा, डरने की कोई चिंता वाली बात नहीं है। सवाल क्या है, यदि एक हवाई जहाज 400 मीटर की दूरी तय करती है या करता है, ठीक है, और किया गया कार्य उसका 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। जब न्यूमेरिकल में इस तरीके की सवाल आ जाएं तो बिल्कुल पहली बात फ्री माइंड होकर एकदम शांति से, एकदम दिमाग में कोई हड़बड़ी नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना, शांत रहना। शांत रहने के बाद हमको ये देखना है कि पहले मुझे क्या निकालने की बात कर रहा है। मुझसे ये कहा जा रहा है कि मुझे फोर्स निकालना है। क्या निकालना? फाइंड द फोर्स। मुझे बल को निकालने की बात कर रहा है। जब बल को निकालने की बात कर रहा है तो क्या क्या दिया हुआ है? जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, मतलब कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है कि जहाज पहले जिस जगह था वहां से जहां पर गया ये जहाज, वो जहाज की दूरी लगभग कितना इसने तय कर लिया? तो 4000 मीटर तय कर लिया, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट एस कितना हो जाता है? 4000 हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई डरने वाली बात तो है नहीं। ठीक है, उसके बाद वर्क डन दिया हुआ है, कार्य दिया हुआ है। वर्क कितना किया है भाई? कार्य कितना किया है इसने? कार्य कितना किया हुआ है? बड़े प्यार से देखो, एकदम बेसिक तरीके से मैं समझाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वो बच्चे भी मौजूद हैं जिन बच्चों ने कभी न्यूमेरिकल का चेहरा तक नहीं देखा, और बहुत बेसिक तरीके से मैं समझाऊंगा। उन बच्चों को बेसिक स्टेप करके बताऊंगा, तभी वो आगे चल के बड़े बड़े स्टेप उठा पाएंगे। कार्य कितना दिया है बाबू? 20,000 जूल दिया है ना? 20,000 जूल दिया है, ठीक है। तो यानी वर्कडन कितना हो गया आपका ये? अब आपसे बोल रहा है कि फोर्स निकालिए, कितना होगा? बल को निकालिए। हमको ये बताया गया है, जब आप मेरे कोर्स में जुड़ोगे, जो हमारा कोर्स आ रहा है 25 तारीख को, जब आप उसमें जुड़ोगे तो मैं उसमें जरूर बताऊंगा कि वर्कडन कहते किसे हैं, कार्य किसे कहा जाता है। जैसे आप कहते हो कि मैं सर कार्य करता हूं, मैं रोज काम करता हूं, मैं कहता हूं काम कहते किसे हैं? आपको मान लो मैंने आपसे कहा कि ये रहा मेरा बॉटल, और इस बॉटल को पकड़ के आप कम से कम 2 घंटे खड़े रहो मेरे साथ। मान लो कि आपने इस बॉटल को पकड़ा और ऐसे पकड़ के आप कुछ नहीं, बस आप मेरे साथ ऐसे खड़े हो, ऐसे पकड़ के। तो आप कहोगे कि सर आपने 2 घंटे मेरे से मुझे यहाँ पे खड़ा होने के छोड़ दिया, मैं 2 घंटे से यहाँ पे खड़ा हूं सर, मेरा कितना मेहनत मैंने किया। तो मैं ये कहूंगा कि बेटा अकॉर्डिंग टू साइंस, बच्चा मेरे लाल, कि भैया विज्ञान के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपने अभी तक कोई काम नहीं किया है, क्योंकि विज्ञान ये कहता है कि काम उसे कहते हैं जिसमें बल लगाया जाए, और बल लगने पर कोई वस्तु अपनी एक जगह से हटकर दूसरे जगह पर चला जाए। एक जगह से कुछ समय बाद अगर वो दूसरे जगह पर दिखाई दे रहा है, और जिसमें कि वो दोबारा उस जगह पे नहीं दिखाई दे रहा है, वही आपका काम कहलाता है। तो मेरा मानना है कि इसी को कहते हैं कि वर्कडन का फॉर्मूला क्या निकल के आया? वर्कडन का फॉर्मूला निकल के आया कि W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। W इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्कडन कितना दिया हुआ है? 20,000 दिया है ना? फोर्स हमको नहीं पता, हमको निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? 4000 दिया हुआ। अब आप ये सोचो कि अगर मैं इसको देख लूं कि फोर्स इज इक्वल टू, सही से बताना कितना? 5 न्यूटन आप बता रहे हो, ठीक है, देख लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? तो वर्कडन अपॉन क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू वर्कडन कितना दिया है? 20,000 दिया है, 20,000। उसके बाद 4000 आपका ये दिया हुआ है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 4 से 5 कैंसिल, यानी फोर्स कितना आ गया आपका? 5 न्यूटन आ गया। यानी जवाब क्या निकल के आया? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आई बात समझ में? बताओ, ठीक है। सर कोई 50 बता रहा था, 50
अरे अरे, बाप रे बाप, इसीलिए मैंने क्या बोला, मैंने इसीलिए यहां से बताना शुरू किया ताकि मेरा जो कमजोर बच्चा है वो भी मजबूत बन के खड़ा रहे, डरे नहीं। मुझे मालूम है कि मेरे बच्चों को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, इसीलिए मैंने बताया। वरना मैं चाहता तो तुरंत लिखता और तुरंत जवाब दे देता। वरना ये समझाने का तरीका था कि इस फार्मूले को कभी मत भूलिएगा, जब भी कार्य की बात होगी तो ये फार्मूला है, आज के बाद जीवन भर याद रखना कि वर्क डन को निकालना जाता है तो F इंटू एस इसका फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणनफल विस्थापन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? चले इस सवाल का भी जवाब दीजिए कि हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, बताइए पेनिसिलिन को बताने वाले वैज्ञानिक कौन है? चलिए चलिए जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए, इस सवाल का भी जवाब दीजिए, और साथ में एक बार आप सब लोग कोशिश करिए कि आज इस क्लास में, दीपांक सर देखो बहुत दिनों से क्लास ले रहे हैं, क्या इस क्लास में कभी ऐसा हो सकता है कि 300 से भी अधिक बच्चों की संख्या बढ़ सकती है? क्या इस क्लास में ऐसा हो सकता है कि दीपांक सर की इस क्लास में 300 से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं? अगर ऐसा हो सकता है तो आप लोग के द्वारा हो सकता है, और ये आपका परिवार है तो इसको आप ही बढ़ा सकते हो। तो प्लीज आप सभी लोग मेरे दोस्त कोशिश करिए कि थोड़ा सा और आगे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया किशन जी। चलिए, हाँ, तो बताइए जरा इस सवाल का जवाब। अब मजा आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, देख के ऐसा लग रहा हो कि गुरुजी मेरे अंदर एक बहुत सारी चीजें सीखने को मुझे मिल रही, तो एक बार कमेंट में सभी लोग थम्सअप का सिंबल लगाकर, इस तरीके का थम्सअप का सिंबल जो है कि भाई थम्सअप का सिंबल है ना, बढ़िया सा करके भेज दीजिए हमको ताकि हम जान लें। सर मेरी फ्रेंड लोग नहीं पढ़ती है, इसको किसको शेयर करें? हाँ, सलोनी तिवारी कह रही हैं सर शादी करने दीजिए, फैमिली बढ़ जाएगा तो भेज दूंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? अब देखो पेनिसिलिन की अगर बात करते हैं तो पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, बात इसमें कोई दो राय तो है नहीं, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, पेनिसिलिन जो कि सबसे पहला एंटीबायोटिक माना जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे पहला एंटीबायोटिक जो बनाया गया था, एक एंटीबायोटिक जो तैयार किया गया था, सबसे पहला एंटीबायोटिक जो है उसका नाम है पेनिसिलिन। ठीक है, बात समझे? पेनिसिलिन किससे बनाया गया था? तो एक फंगस की मदद से, एक कवक के मदद से बनाया गया था, यानी एक फंजाई से इसको तैयार किया गया था। ठीक है, एक फंजाई से इसको क्या किया गया था? तैयार किया गया था। और उस कवक का नाम क्या था? उस कवक का नाम था पेनिसिलियम। उस कवक का नाम क्या था? उस कवक का नाम था पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो था वो उस फंजाई का नाम हो जाता है, वो उस कवक का नाम हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? पेनिसिलियम। बात क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसी का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक है, अच्छा फंजाई से मुझे एक सवाल और याद आया कि जब हम फंजाई की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर कोई आपसे ये कह दे, अगर कोई आपसे ये कह दे कि फंजाई की जो कोशिका भित्ति होती है, यानी जो सेल वॉल होता है, वो किसकी बनी हुई होती है? चलिए बताइए। अगर फंजाई की कोशिका भित्ति की बात करें कि जो इसका सेल वॉल होता है, वो सेल वॉल किसका बना होता है? बताओ बताओ बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। मैंने क्या नाम है इनका, क्या नाम है इनका भाई, क्या नाम है? मृत्युंजय जी, बहुत बढ़िया जवाब दिया है आपने, बाकी और बच्चों ने भी सही जवाब दिया है। किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है। काइटिन से बना होता है। किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है। इसी के साथ अगर मान लीजिए कि मान लो एग्जाम्पल में, जैसे मैं आपसे बोलूं कि ईस्ट है, ईस्ट है, देखो ये क्या है? ईस्ट है। क्या है? ईस्ट है। ईस्ट का मतलब खमीर हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे बोलूं कि यहां पर आपका मशरूम है। क्या है? मशरूम है। ठीक है, क्या है? मशरूम है। अगर कोई आपसे ये कहे कि इनको आप किस कैटेगरी में रखना चाहोगी, है ना, अगर मान लो आपसे कोई ये कहे कि ये जो ईस्ट आप बता रहे हो, जो मशरूम आप बता रहे हो, इसको आप कौन सी कैटेगरी में रखना चाहोगे? तो आप ये कह सकते हो कि सर इनको मैं फंजाई में रखना चाहूंगा।
किस में रखना चाहूंगा? फंजाई में रखना चाहूंगा, यानी मैं इनको कवक में रखना चाहूंगा। आई बात समझ में? ठीक है, बात क्लियर हो गई। इसको मैं फंजाई में रख सकता हूं, बिल्कुल रखना चाहूंगा। थोड़ा सा कोशिश करो तो आज सेशन शायद अच्छा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, कवक में रखना चाहूंगा। तीसरी बात कि जब फंजाई की बात आ चुकी है तो हम इसके जुड़े दो तीन चीजें और जान लेते हैं कि जब हम अध्ययन करते हैं कवक के बारे में तो उसको क्या बोला जाता है। कवक का जो अध्ययन होता है, यानी जब हम फंजाई की स्टडी करते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ फंजाई जब हम करेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ फंजाई की अगर बात की जाए कि कवक के अध्ययन को क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है? चलिए बताइए मेरे लाल कि जब हम कवक के बारे, जैसे मान लो कि मैं यहां पर किसके बारे में पढ़ूंगा, मान लो कि मैं जैसे सलोनी तिवारी जी के बारे में पढ़ रहा हूं, तो सलोनी जी के बारे में पढ़ूंगा तो मैं इनको बोलूंगा कि मैंने आपके बारे में सब कुछ जान लिया है, तो आप सलोनिनोलॉजी हो गई। मृत्युंजय जी के बारे में पढ़ा तो उनको बोला मृत्युंजय लॉजी हो गई। लॉजी का मतलब ही होता है अध्ययन करना, ठीक है, हाँ ठीक। तो उसी तरीके से फंजाई का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी इसको बोला जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी के साथ अगर मान लीजिए कि सवाल ये आ जाए कि जो फंजाई है हमारा, जो ये कवक है जिसको फंजाई आप कह रहे हो, कवक जो है एक संबंध तैयार करता है सहजीविता वाला। कौन सा संबंध? सहजीविता का संबंध बनाता है। कौन सा संबंध बनाता है? सहजीविता संबंध बनाता है। यानी कि जो फंजाई है ये आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कौन सा? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपका करता है किसके साथ? किसके साथ? मैंने सवाल ये पूछा कि जो ये संबंध बना रहा है सहजीविता का, किनके साथ बना रहा है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। चलिए बताइए, किनके साथ फंजाई जो है अपना एक सहजीविता का संबंध तैयार कर रहा है? चलिए सवाल का जवाब दिया जाए जी। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ, सवाल के साथ नहीं, परपोशी नहीं, ना ना ना। सहजीविता का संबंध समझते हैं किसे बोला जाता है? सहजीविता का संबंध समझिए कि जैसे जीवन में जब किसी का विवाह होता है, शादी होता है, सुनते ही आपके अंदर की आत्मा जाग उठी होगी, मुझे मालूम है। तो जिनका विवाह होता है तो उनका विवाह जिनके साथ होता है वो लड़के और लड़की एक दूसरे के सहजीविता संबंध होते हैं। कभी वो उनकी काम मदद आते हैं, कभी वो उनके मदद आते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बिना रह नहीं पाते। दैट इज द संबंध ऑफ सहजीविता संबंध। दैट इज संबंध ऑफ द कवक एंड शैवाल। दैट मीन्स कि यहां पर शैवाल के साथ ये अपना सहजीविता संबंध तैयार करता है, यानी एल्गी जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एल्गी हम जिसको बोलेंगे। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि जिस प्रकार शादी होने के बाद एक लड़के का धर्म होता है अपने, मतलब पति का, मतलब तो शादी, पति का धर्म होता है अपने पत्नी का सारा ख्याल रखना, उसी तरीके से उस पत्नी का भी धर्म होता है कि वो पति का ख्याल रखे। उनके बीच का संबंध ऐसा ही होता है कि पत्नी कभी कभी नौकरी भी करती है, खाना भी बनाती है। कभी कभी पति जो होता है वो खाना भी बनाता है, नौकरी भी करता है, लेकिन रहने के लिए तो पत्नी को अपने पति के घर ही आना पड़ता है ना, ठिकाना तो वही है ना। सेम चीज, इसको रहने के लिए तो पानी में जाना पड़ेगा ना, तो ठिकाना तो फंजाई के पास हुआ ना। तो फंजाई इज कॉल्ड हस्बैंड एंड एल्गी इज कॉल्ड वाइफ। गुड। आइए अगला सवाल। बीसीजी के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? चलिए बताइए, बताइएगा जरा प्यार से एकदम। हु डिस्कवर द बीसीजी वैक्सीन? बताइए मुझे, बस ज्यादा मत हंसिए, हंसना मना है। आइए इस सवाल का जवाब दीजिए। चलिए जल्दी से बताइए, बताइए बाबू। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा जवाब भी आना चाहिए। और मेरा बैच आप सभी को पता है कि बैच मैं लेके आया हूं। 25 जुलाई से आपका बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं। कैरियर विल के एप्लीकेशन पर आप जानते हैं कि जब
एप्लीकेशन पर कोई क्लास अगर कैरियर वे की बैच अगर होती है तो वो बैच बहुत अच्छे वे में एक बहुत डिटेल क्लास होती है। एक अच्छी क्लास, एक ऐसी क्लास जिसको करने के बाद आप, मैं विश्वास दिला सकता हूं कि आप अगर किसी और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या मैं कहता हूं कि अगर आप बिहार के, यूपी के सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की या एसएससी की या दुनिया के तमाम अलग अलग जो एग्जाम हो रहे हैं और जिसमें साइंस का सवाल पूछा जाएगा या जिसमें जीके जीएस के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे या रीजनिंग हो गए, मैथ्स हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बैच कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही बेहतर, एक बढ़िया कंटेंट के साथ आपको शायद ये चीज आपको मिल सके। ठीक है, चलिए इस सवाल का जवाब दिए। ठीक है, चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा? ए आ रहा है। ठीक है, ए आ रहा है, जल्दी से बताइए सवाल का जवाब। बीसीजी के टीके की बात कर रहे हैं जी। चलिए, तो बीसीजी के टीके की अगर बात करेंगे तो यूरिन कॉलमेट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यूरियन कॉलमेट हो जाता है। तो ए जो है सवाल का सही जवाब हो जाएगा, यानी जिसको हम लोग यूरिन कॉलमेट कहेंगे। आई बात समझ में? बीसीजी क्या है सर? बीसीजी एक वैक्सीन है बाबू, जिसका नाम होता है बैसिलस। बी से होता है बैसिलस, ठीक है। सी से होता है कैलमेट, सी से होता है कैलमेट, ठीक है, कैलमेट। और जी से होता है ग्वेरीन, जी से क्या होता है? ग्वेरीन। तो यहां पर आप कह सकते हो कि बैसिलस कैलमेट ग्वेरीन जो है ये इसका नाम होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रख के चलोगे, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं? आई बात समझ में कि नहीं? है ना। और अगर कोई कहे कि ये वैक्सीन किस रोग के लिए, अगर रोग की बात करें, थोड़ा सेशन को आगे लेकर चल सकते हैं क्या? अगर मैं रोग की बात करूं तो ये रोग कौन सा हो सकता है जिस रोग में आपको ये वैक्सीन दिया जाता है? ऐसी कौन सी बीमारी है जिस बीमारी के लिए आप इस रोग के, बीमारी कौन सी हो सकती है जिस बीमारी के लिए आप ये वैक्सीन देते हैं? जी जल्दी बताइए। हाँ, क्या हुआ किशन जी, क्या लड़ाई कर रहे हो भाई? यार मतलब हमको एक बात बताओ, बहुत बेसिक सी बात है, बार बार कहना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे एक नॉर्मल सी बात बताइए। मैं जानता हूं आपकी उम्र 24-25 साल होगी, आप लड़के हो, मुझे पता है इस कमेंट्स में बहुत सारे लड़कियां भी हैं, उनकी भी उम्र 22-23, 24-21-20 ऐसे होगी। वो बेचारी पढ़ाई कर रही है, आप पढ़ाई कर रहे हो। वो बेचारी किस तरीके से पढ़ रही है, उसके घर वाले उसको पढ़ाई करने का मौका दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? क्या उसके घर वाले राजी हैं कि नहीं है? शायद हो सकता है न भी राजी हो, बहुत प्रेशर में पढ़ रही हो, छुप के पढ़ रही हो, और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बदतमीजी की वजह से उसकी पढ़ाई रुक जाए। क्योंकि ये जो समाज है ना, ये आज का समाज जो है, इस मामले में, पढ़ाई के मामले में, शायद मुझे आज भी ऐसा लगता है कि बच्चियों को, खासकर जो लड़कियां हैं, उनको लेकर खिलाफ ही खड़ा रहता है। बहुत कम अब ऐसे हैं, जो अब थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अभी भी वो जगह बचे हैं भारत में जहां पर लड़कियों को पढ़ाई को लेकर बहुत रोक टोक लगाया जाता है कि 20 साल की है तो शादी कर दो, ग्रेजुएट में चले गए शादी कर दो। लड़कों को लेकर नहीं, लड़कों को लेकर शादी नहीं है, लड़कों को लेकर प्रेशर है कि उसको नौकरी लग जाए कैसे भी, वो कहीं भी नौकरी कर ले बस, वो आमदनी 5,000 ही क्यों ना कमाए, वो चपरासी ही क्यों ना बने, वो जाके सीमेंट का ही काम क्यों ना करे, फैक्ट्री में मजदूर ही क्यों ना बने, लेकिन उसका पैसा आ जाए तो उसका, कहीं कहीं देखो लड़कों पे भी प्रेशर है और लड़कियों पे भी प्रेशर। तो मैं कहूंगा कि एक दूसरे की जो उम्र के हिसाब से जो आप लोगों के अंदर का कहते कि बहुत ज्यादा प्यार उभर के आता है एक दूसरे के प्रति, उसको थोड़ा कम करो। सही कह रहा हूं मैं, मजाक नहीं कह रहा हूं, ये सच्चाई है। बहुत कम लोग इससे रूबरू होते हैं। बहुत से घरों में बच्चों को पढ़ाई के लिए आज भी रोक टोक किया जाता है, ये धमकाया जाता है कि अगर तुमने इस बार परीक्षा नहीं निकाला तो तुम्हारी शादी मैं करवा दूंगा। और ये बात केवल उसके माता पिता ही नहीं बोलते, उसके घर में उसके भैया भी उससे यही बात बोलते हैं, उसके सगे भैया तक ये बात, उससे भाई तक उससे बात बोलते हैं, तुम्हारी शादी करवा दूं अगर तुमने इस उम्र में नहीं। बहुत कम घर ऐसे बचे हैं मुश्किल से, वरना अधिकतर मैं अगर अलग दुनिया में देखूं तो यही देखने को मिलता है मुझे।
और लड़कों को क्या धमकाया जाता है कि अगर तुमने ये नौकरी नहीं निकाला तो मैं तुम्हें 10,000 की नौकरी कहीं दिलवा दूंगा, प्राइवेट में 15-20 हजार की नौकरी मिल जाएगी, तुम जाके वहीं पे घिसो मरो करो, जो करना है रहो, करते रहो, तुम्हारी शादी करवा दूंगा उसके बाद। और जब आपकी शादी हो जाती है उसके बाद वही माता पिता कहते हैं ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जानो। और ये लड़की को भी कहा जाता है ये तुम्हारा परिवार है, तुम रहो, चाहे जो भी करना है रहो, इज्जत मेरा मत होना। उनके इज्जत की अपनी पड़ी रहती है, उस लड़की का दर्द उस लड़के के दर्द से उनका कोई लेना देना। सही कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं तो बताओ, गलत कह रहा हूं? हर जगह है, हर जगह है, मतलब मैं क्या बताऊं। चलो, तो यहां पर ये वैक्सीन किस रोग के लिए है? ये वैक्सीन आपका जो रोग है इसको हम लोग बोलते हैं टीबी। टीबी का मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी टीबी होता है ना, टीबी, टीबी रोग के लिए आपका ये वैक्सीन हो जाता है, ठीक है। अगला, होम्योपैथी का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ होम्योपैथी? फादर ऑफ होम्योपैथी किसे बोला जाता है? इस सवाल का जवाब दें। होम्योपैथी, जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए। एक बड़ी प्यारी सी लाइन मुझे याद आ रही है आप लोगों के कमेंट को देखकर कि एक समय था कि मेहनत करने पे लोग तालियां बजाते थे। एक बड़ी प्यारी सी लाइन है कि एक समय था कि मेहनत करने पर लोग तालियां बजाते थे, आज एक समय ऐसा है जिस लोग मुझे देखकर मुंह छुपाते हैं। आज एक समय ऐसा है कि लोग मुझे देखकर मुंह छिपाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि तू उस काबिल नहीं जिससे तुझसे बात किया जा सके। तू उस काबिल नहीं जिससे तुझसे बात किया जा सके। जिस दिन काबिल बनेगा, जिस दिन काबिल बनेगा उस दिन हम सबके औकात दिखा सके। सिंपल सी बात, जिस दिन आप काबिल बनोगे ना, सबकी औकात जरूर दिखाना कि आपकी औकात कितनी है और अब मेरी औकात कितनी है। जिस समय आप मुंह छिपा रहे थे मुझसे, आपको लगता था इससे क्या बात करें, क्या है, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं है ये, और आज आप ही होंगे जो मेरे पास बैठने के लिए तरसेंगे। समय का वेट करो, इंतजार करो वक्त का। वक्त जब आएगा तो बहुत जमकर आएगा, जमकर आएगा, मजा आ जाएगा देखने के बाद। आइए, यहां पर सवाल का जवाब हैनी मैन है, याद रखिएगा। होम्योपैथी के जनक हैनी मैन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लियर, ठीक है, बात समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, इनमें से किसे पार्किंसन बीमारी के उपचार की खोज में योगदान करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया? एक बीमारी है जिस बीमारी को हम लोग पार्किंसन डिजीज कहते हैं बाबू। बात को गौर से सुनिएगा, बात को बड़े ध्यान से समझना कि पार्किंसन डिजीज होता है बाबू। पार्किंसन डिजीज जो हो रहा है मेरे लाल, बस समझ लो कि ये जो पार्किंसन डिजीज है मेरे बाबू, बस याद रखना कि आखिर में इस डिजीज के लिए नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो कौन से वैज्ञानिक को दिया गया था? बताइए जी, चलिए जल्दी बताइए, ठीक है। गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता, मैं चला जा रहा हूं और सफर पूरा नहीं होता। अरे सब होगा, सब होगा, थोड़ा सा वेट करिए, लगे रहिए, है ना, लगे रहो, परेशान मत हुआ करो। जितने परेशानी आप समझ झेलते हो देखते हो, उससे कई ज्यादा परेशानी हम अपने दिमाग में रखते हैं, और मैं उस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता हूं, मैं जान सकता हूं।
क्योंकि हम भी आज यहाँ पर आपके सामने खड़े हैं, तो हम भी उस परेशानी से बहुत पहले रूबरू हो के आए हुए और बहुत अच्छे से रूबरू हुए। उस परेशानी को हमसे अच्छा अगर कहें कि झेला नहीं होगा कोई, बहुत लोग झेले होंगे, लेकिन हम भी परेशानी को बहुत करीब से देखे, बहुत नजदीक से, बिल्कुल। खैर, इस सवाल का जवाब अरविंद कार्लसन हो जाते हैं। अरविंद कार्लसन वो वैज्ञानिक है जिन्होंने पार्किंसंस नाम की बीमारी की खोज की और उन्हीं के ट्रीट और मतलब उसके उपचार की खोज की। उसके उपचार के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया ताकि इस बीमारी को सही से किया जा सके और अच्छे से इसका ट्रीटमेंट किया जा सके, उपचार किया जा सके। ठीक है। शरीर की निद्रा जगाने चक्र हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। द बॉडीज स्लीप वेक साइकिल इज कंट्रोल बाय विच हार्मोन। एक्चुअली में आपने कभी महसूस ऐसा किया होगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप सो रहे होते हैं और अचानक से आपकी नींद खुल जाए। क्या खुल जाए? आपकी नींद खुल जाए। बाई चांस गलती से अगर आपकी नींद खुल जाती है तो आपने बड़े महसूस करना, मैं आज जो कह रहा हूं उसको समझना, उसको महसूस जरूर करना, एक बार ट्राई करना भी। अगर नींद खुलने के बाद आपके बगल में आपका फोन रखा हो और आप अचानक से फोन उठाते हो और फोन को उठाने के बाद आप अचानक से वीडियोस देखने लग गए, इंस्टाग्राम देखने लग गए, स्नैपचैट देखने लग गए, या फिर आप दुनिया भर के तमाम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो भी है, आप दुनिया भर की तमाम एप्लीकेशन यहाँ पर, या फिर आप खोल के वीडियो देखने लगे, मैसेज पे बात करने लगे, जो भी, अगर आप मोबाइल चलाने लगे प्रॉपर तरीके से, अगर अचानक से नींद खुली या ऐसे ही नींद, अचानक नींद में ही आप हो, अचानक से फोन आपको दिया गया और आप चलाने लगे, देखना आपकी नींद गायब जरूर हो जाएगी। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? ये बताओ, ऐसा कभी हुआ है? पढ़ने का मन नहीं करेगा, भले आप बैठ के पढ़ मत पाओ, लेकिन आप जब फोन चला रहे होगे तो आपकी नींद तो जरूर गायब हो जाती है और पता नहीं चलता कब सुबह के 6 या सुबह के 8 बज गए और मन करता है फोन और चलाते रहे। ऐसा हुआ है ना? क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि आपके शरीर से जब आप फोन चलाना शुरू करते हो तो उसकी रोशनी जो हमारी आंखों में पड़ती है, उसकी रोशनी आंखों में पड़ने से हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन जागृत हो उठता है, जग जाता है वो हार्मोन, और उस हार्मोन को बोला जाता है मेलाटोनिन। और इसी हार्मोन के जगने से आपका नींद जो है गायब, खत्म, टाटा बाय बाय। इसका मतलब कि मेलाटोनिन विल बी द हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी होगा सवाल का सही जवाब। बात समझ में आया है ना? बात समझ में आया? बताइए, बात क्लियर मैं कह रहा हूं? कोई ऐसा तो नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं, है ना? नहीं होगा जिनके साथ नहीं, बाज वो कोशिश करना कि अचानक एक बार बस फोन उठाना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फोन चलाते रहना, बस कोशिश करना, देखना नींद गायब जरूर हो जाएगी 5-10 मिनट के अंदर अंदर। अच्छा, ठीक है। विस्कोस फाइबर जो होता है ये किससे प्राप्त किया जाता है? यह एक तरीके का फाइबर है। फाइबर समझते हो, जैसे लोग कहते हैं ना कि ये फाइबर का कपड़ा है, ये फाइबर के कपड़े हैं, ये फाइबर का बना हुआ है, तो बस वही फाइबर जिसको हम विस्कोस फाइबर कह रहे हैं, ये जो हमें मिला है, जो हमें प्राप्त हुआ, ऑब्टेन्ड हुआ है, ये किससे बनकर तैयार हुआ है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा? जी भाई आरके जी, प्लीज यार, प्लीज यार। सोना साहू जी क्या कह रही है? गुरु जी गुड मॉर्निंग, गरम प्याज का पराठा। अरे बाप रे बाप, एक तो यहाँ पे बरसात हो रही है 2 दिन से, और 2 दिन से आप बरसात हो रही है और शाम के 7 बजने वाले हैं, और 7 बजने वाले हैं और आप प्याज के पराठे वो भी गरम गरम बोल रही हैं। आप क्या चाहते हैं कि दीपांक सर के पेट में भूख का एकदम लहर आ जाए? मुझे भूख लग जाएगी, ऐसा मत बोलिए। प्याज के पराठे बोल रही हैं ऊपर से। कंट्रोल, मैं भी कंट्रोल करके रखता हूं अपने आप को खाने के मामले में। हाँ, प्याज के पराठे गर्मा गर्म, बताओ बरसात का मौसम कहीं हो रहा हो और प्याज के पराठे कोई तुम्हें खिला रहा हो बढ़िया सा चटनी के साथ, एकदम धनिया टमाटर की चटनी है, और एक गिलास बढ़िया सा मट्ठा या छाछ, मैं दुनिया जाए भाड़ में, कोई मतलब ही नहीं है दुनिया से उस समय। मैं अपने खाने में मस्त रहता हूँ। अब भूख की बात मत किया करो यार, पूरा मूड चेंज कर दिया आपने हमारा ये सब बोल के, पता। हाँ, पराठे प्याज, अरे बाप रे बाप, ये भगवान, अब मैं कैसे कंट्रोल करूं? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? बी विल बी द राइट आंसर, बी सवाल का सही जवाब है। क्लियर है?
हाँ चलो आओ। अच्छा भैया खाने पीने का चर्चा मत क्या करो मेरी क्लास में यार, बड़ा भूख लग जाता। मैं तो इंतजार में बैठा रहता हूँ कि एक बार नौकरी किसी का इसमें से एक बार जो एग्जाम हो जाए, बस इसमें आपकी नौकरी लग जाए। आना तो मिठाई का डिब्बा जरूर लेके आना, कम से कम हमारे लिए अलग से 1 किलो लेके आना, बाकी जिसको बांटने के लिए लेके आओगे उनको खिला देना, बाहर ही खिलाना। हमें अलग से 1 किलो लेके आना, बढ़िया सा छेना, रसगुल्ला या कुछ गुलाब जामुन, कुछ समझ रहे हो, चमचम वमचम कुछ बढ़िया सा, रस भरी भरी, मजा आ जाएगा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बताइए, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, बताइए। चलिए चलिए आइए सवाल का जवाब दीजिए। हाँ बताइए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, देखो परमाणु क्रमांक हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि परमाणु क्रमांक जो होता है ना वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। जैसे सपोज करो कि मैं एल्यूमिनियम की अगर बात करूं, ये आपका एल्यूमिनियम, जो नीचे लिखा होता है ये एटॉमिक नंबर होता है। जो इसके ऊपर लिखा होता है पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, वो इसका एटॉमिक मास होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। ये द्रव्यमान है, ये क्रमांक है। अब बस इस सवाल का जब 7 आ रहा है, ठीक है बहुत अच्छे, इसका क्या होगा 7 होगा। और नाइट्रोजन का अगर द्रव्यमान कह दिया जाए, मास कह दिया जाए, कितना होता है एटॉमिक मास, अगर इसका एटॉमिक मास कह दिया जाए, परमाणु द्रव्यमान कह दिया जाए, तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा। तो आप क्या बताएंगे, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि एटॉमिक नंबर जो होती है, एटॉमिक नंबर जिसको हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, इसको दर्शाया किससे जाता है। परमाणु क्रमांक जो होता है, यानी जिसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर को दर्शाया किससे जाता है, यानी डिनोट किससे किया जाता है, इसको दर्शाया किससे जाता है, यह बताइए। अगर दर्शाने की बात करें तो यह किससे दर्शाया जाता है, हाँ जी बताइए। ए से, चलो ऑप्शन में 2 चीजें देता हूं कि जैसे जैसे मान लो आपका नाम है, सपोज करो यहां पर नाम मैं ले लूं, जैसे यहां पर नाम आ रहा है, क्या नाम आ रहा है भाई, दीपशिखा जी बता रही हैं जेड, रितु रानी जी जेड बता रही हैं, करण जाट जी भी जेड बता रहे हैं। तो जैसे मान लो कि आपका नाम है तो आपके नाम को दर्शाने का, जैसे मेरा नाम है दीपांक उपाध्याय, मेरा नाम है ना, जैसे मेरा नाम है दीपांक उपाध्याय, ठीक है। अब मैं अपने नाम को कैसे दर्शाऊंगा, अब ये मत कर देना कि सर आप कैसे, तो मैं बहुत करूंगा तो छोटा सा नाम दे दूंगा कि मुझे दीप बोलो, या मैं छोटा सा नाम दे दूंगा कि मुझे डीयू बोलो, डीयू हो जाएगा, ठीक है, डीयू शॉर्ट फॉर्म डीयू हो गया, दीपांक उपाध्याय। दिल्ली यूनिवर्सिटी मत बोलना, ये दीपांक उपाध्याय है, ठीक है। तो उसी तरीके से एटॉमिक नंबर का भी एक सिंबल होता है, उसको जेड बोलते हैं। अजीत जी ये बता रहे हो आप, जेड इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जब जोड़ोगे तब तो आपका एटॉमिक मास हुआ ना, तब तो एटॉमिक मास हुआ ना, समझ रहे हो, वो तो द्रव्यमान हो गया। विशाल गोस्वामी जी थोड़ा कंफ्यूजन दूर करो भाई मेरा, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों के जवाब से। आपने बोला कि सर जेड से दर्शाएंगे, जेड इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर आप जोड़ रहे हो तो मेरे लाल, तब तो फिर तो वही कहानी होगी, वो तो परमाणु द्रव्यमान हो गया। वो क्या कहते हैं यार, मुझे कंफ्यूजन दूर करो, जेड होगा कि ए होगा, भाई सही सही बताओ, मुझे समझ नहीं आया। हम्म, नहीं समझ आ रहा है, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है भाई। यही सवाल आज आपका होमवर्क रहेगा, इसको डिनोट किससे किया जाता है, यही जवाब आज आपको कमेंट में देना है। इसका जवाब मुझे भी नहीं आता, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, इसका जवाब मुझे नहीं आता, इसका कमेंट में जवाब जरा देना आप लोग। और चाहे जैसे भी मुझे बताना जरूर कि आखिर में ये परमाणु क्रमांक जो है इसको डिनोट किससे किया जाता है ना। क्लियर, ओके, ठीक है।